आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेसेस से रेलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे रह गए थे और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उससे रेलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए थे, उसे हमने कवर करना है। जिस तरह हम अगर एग्जांपल लें ऑर्डिनो की, तो ऑर्डिनो बेसिकली सिंगल टास्किंग है, एक वक्त में एक ही टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो उस ऑर्डिनो के जरिए। देयर इज नो ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनली बिल्ट इन नहीं होता। Programs loaded by USB into the flash memory. Flash memory is the buffer provided by the Arduino circuitry के साथ मिलता है। और जब भी कोई प्रोग्राम हम किस लिए लिखते हैं? कोई टास्क अकॉम्प्लिश करने के लिए, ऑर्डिनो से कोई काम लेने के लिए, कि ये पर्टिकुलर ऑर्डिनो इस पर्टिकुलर मोमेंट पे कौन सा टास्क परफॉर्म कर रहा है। तो वो प्रोग्राम हमें यूएसबी स्लॉट के जरिए ऑर्डिनो के फ्लैश मेमोरी में, बफर में बेसिकली लोड करना पड़ता है। सिंगल मेमोरी स्पेस आपके पास अवेलेबल है। अगर आप फिगर में देखें एट सिस्टम स्टार्टअप, तो आपके पास बूट लोडर की फाइल्स होती हैं और फ्री मेमोरी स्पेस है सारी आपके पास। जब आप यूजर प्रोग्राम को यूएसबी के जरिए लोड करते हो ऑर्डिनो में, तो डेफिनेटली यूजर प्रोग्राम आपका कुछ जगह ऑक्युपाई करता है, कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा होता है और उसके बाद जो मेमोरी बेसिकली रह जाती है वो फ्री मेमोरी की फॉर्म में आपको नजर आ रही है और बूट लोडर की फाइल्स अपनी जगह पे होती हैं, क्योंकि ये फाइल्स बेसिकली अपना रोल प्ले करती हैं इस प्रोग्राम को लोड करने में। डेफिनेटली आप प्रोग्राम को, जब वो प्रोग्राम अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर ले, तो आप प्रोग्राम को एग्जिट करते हो और शेल को रीलोड किया जाता है। शेल रीलोडेड मीन के उसी तरह एक दूसरा प्रोग्राम आपके यूएसबी के जरिए आपके ऑर्डिनो के बफर में बेसिकली लोड किया जाता है। तो दिस इज एक्सट्रीमली सिंपल आर्किटेक्चर ऑफ ऑर्डिनो इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आप फ्री बीएसटी की बात करें तो इट्स वन ऑफ द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वेरिएंट। इंटरफेस आपको प्रोवाइड किया जाता है जो कि मल्टीटास्किंग है, एक वक्त में एक से ज्यादा टास्क को डिफरेंट टाइम्स पे टाइम शेयरिंग के जरिए बेसिकली एग्जीक्यूट किया जाता है। इन्वोक्स यूजर चॉइस ऑफ शेल। नाउ डिफरेंट सिस्टम कॉल्स का यूज बेसिकली ये कर रहा होता है। जो शेल है या कमांड प्रॉम्प्ट है जो कि फ्री बीएसटी है बेसिकली, वो फॉर सिस्टम कॉल, हम ऑलरेडी ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए यूनिक्स के एनवायरनमेंट में फॉर्क का सिस्टम कॉल यूज होता है। और उसके बाद जब हमें एग्जीक्यूट करना होता है तो डेफिनेटली हमें एग्जैक्ट की फंक्शनैलिटी को कॉल करना होता है। एग्जैक्ट की फंक्शनैलिटी हमारे प्रोग्राम को लोड करती है, और जब आप लोड करते हो प्रोग्राम को रैम में, तो डेफिनेटली वो प्रोसेस की शक्ल इख्तियार कर जाती है और वो आपके पास एक्टिव प्रोसेस बन जाती है। शेल वेट्स फॉर प्रोसेस टू टर्मिनेट। जब प्रोसेस अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर ले तो डेफिनेटली उसके बाद उसे टर्मिनेट किया जाता है या उसे फर्दर कंटिन्यू किया जाता है डिफरेंट कमांड्स के जरिए। डिफरेंट कोड्स बाज़-औक़ात इस पर्टिकुलर शेल पे अपीयर हो रहे होते हैं। अगर आपके पास कहीं कोड 0 आ रहा हो तो इट मींस कोई भी एरर नहीं अकर हुआ इस पर्टिकुलर कमांड में। आपने जो भी कमांड्स लिखी हैं वो 100% इस शेल के, इस इंटरफेस के अकॉर्डिंगली हैं। अगर कोड आपके पास ग्रेटर देन 0 कहीं आपको मिल रहा है तो डेफिनेटली वो आपके पास एरर कोड होगा। इट मींस कि कहीं ना कहीं एरोनियस कमांड लिखते हुए आपसे कोई ना कोई एरर अकर हो गई है। देखें इसके आर्किटेक्चर में अगर आप देखें तो आपके पास प्रोसेस डी लोडेड है, प्रोसेस बी लोडेड है, प्रोसेस सी लोडेड है, आपने इंटरप्रेटर भी लोड किया हुआ है, कुछ मेमोरी आपके पास फ्री भी है, और कर्नल डेफिनेटली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के रूटीन्स हैं जो कि इन प्रोसेसेस के दरमियान प्रॉपरली टाइम को शेयर भी करवा रहे हैं, इन प्रोसेस को मेमोरी भी एलोकेट करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल के डिफरेंट रूटीन्स को गाय बगाए इन्वोक करता है इन प्रोसेसेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए। नाउ देयर आर डिफरेंट सर्विसेज, हम ऑलरेडी कुछ सर्विसेज पढ़ चुके हैं, कुछ सर्विसेज आपके सामने इस पर्टिकुलर स्लाइड पे आपको नजर आ रही हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको फाइल मैनिपुलेशन से रेलेवेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, आपके प्रोसेसेस की स्टेट को किसी पर्टिकुलर स्टोरेज पे फाइल की सूरत में स्टोर करने की सहूलियत आपको प्रोवाइड करता है। बाज़ औक़ात
कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सपोर्ट भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है। आपके प्रोग्राम को प्रॉपरली लोड करना रैम में, प्रोसेस की शक्ल देना और फिर उसे एग्जीक्यूट करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कम्युनिकेशन इनसाइड वन सिस्टम जिसे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहते हैं, एंड कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम प्रोसेसेस के दरमियान भी प्रोवाइड करता है। कुछ बैकग्राउंड सर्विसेज होती हैं जिसे डोमेन्स का नाम दिया जाता है, वो भी उस तरह की सर्विसेज भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को रन करना, सक्सेसफुली रन करना, इससे रेलेवेंट बहुत सारे रूटीन्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन एंड ऑफ इन्वोक करने पड़ते हैं। तो ये सारे वो सर्विसेज हैं जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ऑन एंड ऑफ प्रोवाइड कर रहा होता है। अब वन बाय वन अगर हम इन सर्विसेज को देखें तो सिस्टम सर्विसेज मीन ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज। तो सबसे पहले फाइल मैनेजमेंट को अगर आप देखें तो फाइल को क्रिएट करना, किसी पर्टिकुलर फाइल को डिलीट करना, कॉपी करना, रीनेम करना, प्रिंट करना, डंप करना। डंप करना मीन कि हम अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अपने फाइल की स्टेट को मेंटेन रखना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज एक प्रोसेस प्रॉपरली रन हो रहा हो, लेट्स सपोज हमारे पास P1 प्रोसेस है जो कि एक सीक्वेंस में रन हो रहा है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई एरर अकर हुई है, तो उस पॉइंट पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इस फाइल को डंप कर देता है, इसकी स्टेट को अपने पास स्टोर करके एक फाइल में रख लेता है कि ये प्रोसेस कितना सॉल्व हो चुका है, ये प्रोसेस कितना रन हो चुका है, इस प्रोसेस ने कितनी मेमोरी कंज्यूम की है, ये प्रोसेस कितना टाइम और लेगा कंप्लीट होने में। तो डंप करना इसे कहते हैं कि वो फॉर द टाइम बीइंग यूजर की सहूलत के लिए प्रोसेस की स्टेट को स्क्रीनशॉट की सूरत में सेव कर देता है, and generally manipulate files and directories. So all these services are basically part of file management. Now status information is another important service that is provided by operating system. Some ask for system, आप किसी particular system के info के बारे में पूछ सकते हैं, आप डेट के बारे में पूछ सकते हैं, आप टाइम को बेसिकली मैनेज कर सकते हैं, आप किसी भी सिस्टम की अवेलेबल मेमोरी के बारे में पूछ सकते हैं, आप सेकेंडरी स्टोरेज के स्पेस के बारे में पूछ सकते हैं, इस पर्टिकुलर मोमेंट पे कितने नंबर ऑफ यूजर्स कितने प्रोसेस को इन्वोक किए हुए हैं, ये इंफॉर्मेशन स्टेटस इंफॉर्मेशन में आती है। डिटेल्ड परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपके सीपीयू की क्या है, लॉगिंग कैसे हो रही है, डिबगिंग से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, रजिस्ट्री से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, किसी पर्टिकुलर मोमेंट में स्टेटस इंफॉर्मेशन आपके पास कहलाती है। इसके बाद अगर हम फाइल मॉडिफिकेशन की बात करें तो वो भी सिस्टम सर्विसेज का पार्ट है। जिस तरह आपको एडिटर्स चाहिए होते हैं फाइल को मॉडिफाई करने के लिए या फाइल को एडिट करने के लिए, तो टेक्स्ट एडिटर्स बेसिकली आप यूज करते हो टू क्रिएट एंड मॉडिफाई फाइल्स, फाइल को क्रिएट करने के लिए और फिर उसमें चेंजेस करने के लिए। डिफरेंट कमांड्स बेसिकली यूज होती हैं नए प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए, नए प्रोसेस को डिलीट करने के लिए, प्रोसेस को एडिट या मॉडिफाई करने के लिए। आपको आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सपोर्ट के लिए आपको बेसिकली मुख्तलिफ कंपाइलर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, असेंबलर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिबगर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, इंटरप्रेटर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जिस तरह आप सी के लिए टर्बो सी यूज करते हो, ठीक है, आप बोरलैंड C++ के लिए यूज करते हो, आप डेफ C++ यूज करते हो, आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज करते हो, ठीक है, आप जुपिटर का एनवायरनमेंट यूज करते हो, नोटबुक यूज करते हो पाइथन के डेवलपमेंट के लिए। तो मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सपोर्ट आपको प्रोवाइड करता है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ प्रोग्राम लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन, आपके प्रोग्राम को रैम में लोड करना, इट मींस प्रोसेस की शक्ल देना और उसके बाद उसे सक्सेसफुली रन करना, एग्जीक्यूट करना। बाज़ औक़ात आपके प्रोग्राम को लिंकेजेस की जरूरत पड़ जाती है, रन टाइम पे लाइब्रेरीज को लिंक करना पड़ जाता है, बाज़ औक़ात आपके प्रोग्राम को डिबगिंग की जरूरत होती है, बाज़ औक़ात आपका प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में होता है तो उसे ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स की, इन अदर वर्ड्स ट्रांसलेटर्स की जरूरत होती है मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए। तो ये सारी सर्विसेज आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता है। अगर हम कम्युनिकेशंस की बात करें तो दो तरह की कम्युनिकेशंस होती हैं। अगर एक ही सिस्टम में दो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो इसे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहते हैं और ये सहूलियत भी आपको डेफिनेटली ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट रूटीन्स ही प्रोवाइड करते हैं। बाज़ औक़ात आप डिफरेंट सिस्टम्स के दरमियान भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। डिफरेंट सिस्टम्स पे
डिफरेंट टर्मिनल्स पे डिफरेंट प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, तो आप वो कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं सक्सेसफुली, और आपको ऑपरेटिंग सिस्टम अपना रोल इसमें भी प्ले कर रहा होता है। कुछ बैकग्राउंड सर्विसेज हैं जो कि लाजमी एग्जीक्यूट होती हैं। जब आप अपने सिस्टम को बूट करते हो तो बैकग्राउंड मैसेजेस बहुत सारे आ रहे होते हैं। आपके बायोस से रेलेवेंट बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है वो बेसिकली चेक कर रहा होता है कि आपकी स्टोरेज में एनफ मेमोरी अवेलेबल है, आपके पेरिफेरल डिवाइसेस प्रॉपरली कनेक्टेड हैं, आपका सिस्टम इंटैक्ट है, आपकी रैम की स्लॉट पे रैम प्रॉपरली लगी हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बूट टाइम पे बेसिकली चेक हो रही होती हैं। आपकी डिस्क चेकिंग का प्रोसेस हो रहा होता है, आपके प्रोसेस स्केड्यूलिंग हो रही होती है, एरर लॉगिंग हो रही होती है, प्रिंटिंग से रेलेवेंट सहूलत जो आपको फंक्शनैलिटीज सर्विसेज प्रोवाइड करने, रन इन यूजर कॉन्टेक्स्ट नॉट इन कर्नल कॉन्टेक्स्ट। तो याद रखें ये बैकग्राउंड सर्विसेज यूजर कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात की जा रही है, कर्नल के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बात की जा रही। कर्नल के में बहुत सारे रूटीन्स अवेलेबल हैं जो कि तो एग्जीक्यूट होने ही होते हैं, वो प्रोसेस से रेलेवेंट है कि आपके किसी पर्टिकुलर प्रोसेस से रेलेवेंट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपके लिए कौन सी रूटीन इन्वोक करता है। लेकिन ये जो बैकग्राउंड सर्विसेज की बात की जा रही है, ये यूजर के कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। तो नोन एज सर्विसेज भी आप इन्हें कह सकते हो, सब सिस्टम्स भी आप इसे कह सकते हो, और इन बैकग्राउंड सर्विसेज के लिए डेमन्स की टर्मिनोलॉजी भी बेसिकली यूज होती है। बहुत सारे एप्लीकेशंस जब आप रन करते हो तो विदाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये पॉसिबल ही नहीं है, विदाउट द सपोर्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसे रन कर सको। तो दीज एप्लीकेशंस आर रन बाय यूजर्स, नॉट टिपिकली कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं होते ये। लॉन्च कमांड लाइन से भी आप लॉन्च कर सकते हो, माउस को क्लिक करके भी आप एप्लीकेशन को आप फिंगर के जरिए, बाज़-औक़ात अगर आपको टच की सहूलत प्रोवाइड की गई है तो आप फिंगर के जरिए भी ओपन कर सकते हो एप्लीकेशन को, कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर सकते हो। लिंकर एंड लोडर्स बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज हैं। आपने मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जब पढ़ी हैं तो वहां इनिशियली आपने हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रेलेवेंट एक प्रोसेस पढ़ा होगा जिसमें लिंकर भी इन्वोक होता है और लोडर भी इन्वोक होता है। ठीक है, तो सोर्स कोड कंपाइल्ड इनटू, सोर्स कोड जब भी कंपाइल होता है तो वो आपके लिए ऑब्जेक्ट फाइल प्रोड्यूस करता है, designed to be located into an physical memory location। अब वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फाइल आपके सेकेंडरी फिजिकल मेमोरी लोकेशन पे स्टोर की जाती है, और इस फाइल को क्या कहते हैं, रीलोकेटेबल ऑब्जेक्ट फाइल, या ऑब्जेक्ट फाइल भी आप इसे कह सकते हो। ऑब्जेक्ट फाइल एक ऐसी फाइल होती है जो कि फ्री फ्रॉम एरर्स होती है। उसके बाद लिंकर इन्वोक होता है। बाज़ों का जब आप ऑब्जेक्ट फाइल प्रोड्यूस करते हो तो ऑब्जेक्ट फाइल आपका फाइनल डेस्टिनेशन बेसिकली नहीं होता। तो लिंकर बेसिकली कंबाइन कर रहा होता है बहुत सारी लाइब्रेरी फाइल्स को जो आपके ऑब्जेक्ट फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरत होती है। तो बाज़ औक़ात हमें रन टाइम पे लाइब्रेरी फाइल्स की जरूरत होती है। ये चीज आपको नेक्स्ट स्लाइड में काफी अच्छे तरीके से एक पिक्टोरियल फॉर्म पे ब्लॉक डायग्राम मौजूद है। देखें यहाँ सोर्स प्रोग्राम, लेट सपोज .c के एक्सटेंशन से आपने एक प्रोग्राम लिखा है, और इस प्रोग्राम को आप क्या कहते हो, सोर्स प्रोग्राम। इस पर्टिकुलर स्लाइड से आपको लिंकर और लोडर की समझ आ जाएगी। प्रीवियस स्लाइड पे उसकी डिटेल डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में गिवन थी। ये सोर्स प्रोग्राम मीन आपने जो प्रोग्राम लिखा है, इस प्रोग्राम का नाम क्या है, मेन, और .c का एक्सटेंशन हमें ये बता रहा है कि ये C लैंग्वेज में लिखा गया है। आप बेसिकली किसी भी कंपाइलर को यूज करके टर्बो C को यूज कर सकते हो, आप बोरलैंड को यूज कर सकते हो, डेफ C++ को यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लिनक्स के एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो तो डिफरेंट कंपाइलर्स अवेलेबल हैं। तो जब आप कंपाइल करते हो तो ये आपके लिए ऑब्जेक्ट फाइल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट फाइल जो हमने रीलोकेटेबल फाइल पढ़ी है, डेफिनेटली आपके फिजिकल स्टोरेज में ये जगह कंज्यूम करेगा। ये ऑब्जेक्ट फाइल फ्री फ्रॉम एरर होता है। ठीक है, ये डायरेक्टली रीडेबल नहीं होता, डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में नहीं होता। अब इस ऑब्जेक्ट फाइल के साथ लिंकर इन्वोक करके बहुत सारी लाइब्रेरी फाइल्स, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट फाइल में बाज़ औक़ात हम अपने सोर्स प्रोग्राम में बिल्ट इन फंक्शंस यूज करते हैं, उन बिल्ट इन फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें लाइब्रेरी फाइल्स की जरूरत पड़ती है। वो लाइब्रेरी फाइल्स हम लिंकर के जरिए अपने प्रोग्राम के साथ लिंक कर रहे होते हैं, अपने ऑब्जेक्ट फाइल के साथ लिंक कर रहे होते हैं। जब लिंकर इन्वोक होके बहुत सारी लाइब्रेरी फाइल्स को
लिंक करता है तो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट हो जाती है। अब एग्जीक्यूटेबल फाइल के बाद डेफिनेटली इसे लोड तो करना है मेमोरी में, तो उसके बाद हमें लोडर इन्वोक करना पड़ता है। और लोडर क्या करता है कि इस प्रोग्राम को जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल है इसे रैम में बेसिकली लोड कर देता है और ये एक प्रोसेस की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो हमारे पास सोर्स प्रोग्राम है, सोर्स प्रोग्राम को किसी भी कंपाइलर को यूज करके हम कंपाइल करते हैं, ऑब्जेक्ट फाइल प्रोड्यूस होती है, ऑब्जेक्ट फाइल के बाद लिंकर इन्वोक होके काफी सारी लाइब्रेरी फाइल्स हैं जो कि लिंक करना पड़ती हैं हमें अपने प्रोग्राम के साथ, तो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल प्रोड्यूस करता है और एग्जीक्यूटेबल फाइल के बाद लोडर इन्वोक होके लोड कर रहा होता है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रैम में, ताकि वो फर्दर प्रोसेस की शक्ल में रन हो सके। तो होपफुली ये हायरार्की आपको समझ आ गई होगी और लिंकर एंड लोडर का रोल आपको समझ आ गया होगा। Now, why applications and operating systems applications are operating system specific? बाज़ औक़ात कुछ एप्लीकेशंस आपके पास होती हैं जो किसी स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही रन हो रही होती हैं और कुछ एप्लीकेशंस बेसिकली आपके कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे रन नहीं हो रही होती। तो एप्स कंपाइल्ड ऑन वन सिस्टम यूजुअली नॉट एग्जीक्यूटेबल ऑन अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स बिकॉज उससे रेलेवेंट लाइब्रेरी फाइल्स नहीं प्रोवाइड होती, उस ऑपरेटिंग सिस्टम ने नहीं की होती। Each operating system provides its own unique system. हर ऑपरेटिंग सिस्टम की अपने सेट ऑफ सिस्टम कॉल्स होती हैं और उस सिस्टम कॉल्स या रूटीन्स की मदद से ही वो डिसाइड करेगी कि कौन कौन से एप्लीकेशंस को अलाउ करना है इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करना और कौन कौन से एप्लीकेशंस रन नहीं हो सकते। बाज़ औक़ात कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, एप्स कैन बी मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी बाज़ औक़ात कुछ एप्लीकेशंस हमारे पास ऐसी हैं जो कि एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो सकती हैं, मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल रिटन इन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, बाज़ औक़ात एक एप्लीकेशन जो कि आप डेवलप करते हो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में लाइक पाइथन में, रूबी में या कोई और इंटरप्रेटर अवेलेबल, और अगर उस इंटरप्रेटर की फैसिलिटी आपके किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अवेलेबल है तो ये सारी एप्स आप रन कर सकते हो। App written in language that includes virtual machine containing running app like Java. Use standard language like C, compiled separately on each operating system to run on each. तो hopefully बाज़ औक़ात कुछ applications आपके पास operating system dependent होती हैं और कुछ application multi operating system पे रन हो रही होती हैं। ये डिपेंड करता है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए इंटरप्रेटर प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही। डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन से रिलेवेंट दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक यूजर गोल्स होते हैं आपके और एक आपके सिस्टम के गोल्स होते हैं। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट गोल्स हैं। यूजर डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचता है और सिस्टम बेसिकली डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोच रखता है। यूजर ये सोचता है कि उसे एक आसानी, हर चीज में आसानी मिले, वो जब किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस को यूज करे तो बहुत इजीली यूज टू हो जाए उसके साथ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम शुड बी कन्वीनियंट टू यूज। यूजर के गोल्स ये हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि उसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सके, इजी टू लर्न, आसानी से सीखा जा सके, रिलायबल हो, क्रैश ना कर जाए, बार बार रीस्टार्ट ना हो, सेफ हो, जो फाइल्स उसने स्टोर किए हैं यूजर ने वो सिक्योर हो, ठीक है, हर कोई उसे एक्सेस ना कर सके, और फास्ट हो। ऐसा ना हो कि कोई एप्लीकेशन ओपन की जाए और वो बस वेट ही करता रह जाए, ठीक है, उसके ओपन होने तक। सिस्टम के गोल्स हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम शुड बी इजी टू डिजाइन। सिस्टम ये कहता है, सिस्टम लेवल पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो ये लिए जाते हैं कि उसका डिजाइन के पर्सपेक्टिव उसका इजी हो, इंप्लीमेंटेशन उसकी इजी हो, और मेंटेन करना उसे इजी हो, फ्लेक्सिबल हो, रिलायबल हो, एरर फ्री हो और एफिशिएंट हो। तो सिस्टम के गोल्स डिफरेंट हैं हमारे पास और यूजर के गोल्स हमारे पास समवॉट डिफरेंट हैं। Specifying and designing an operating system is highly creative task. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक्सट्रीमली क्रिएटिव टास्क अगर आप कहेंगे तो वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करना है। दो टर्मिनोलॉजीज हैं, एक पॉलिसी है और एक मैकेनिज्म है। इसे एक एग्जाम्पल के जरिए मैंने यहां समझाने की कोशिश की है कि पॉलिसी ये है कि व्हाट नीड्स टू बी डन, बेसिकली करना क्या चाहिए। एग्जाम्पल मैंने क्या दिया कि एक इंटरप्ट, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंटरप्ट ऑकर हो आफ्टर एवरी 100 सेकेंड्स, हर 100 सेकेंड्स के बाद इंटरप्ट ऑकर होनी चाहिए।
ये पॉलिसी डिसीजन है। मैकेनिज्म ये है कि इसे करना किस तरह है, हाउ टू डू समथिंग। अब इसे इंप्लीमेंट किस तरह करना है, तो मैकेनिज्म मीन इंप्लीमेंटेशन लेवल से। अब इसे इंप्लीमेंट करने के लिए डेफिनेटली हमें टाइमर को यूज करना पड़ेगा। तो बाज़ औक़ात बेसिकली एनालिस्ट क्या करते हैं कि पॉलिसी और मैकेनिज्म को सेपरेट रखते हैं, क्योंकि पॉलिसी के चेंज होने से मैकेनिज्म पे फर्क ना पड़े। कल को अगर आप पॉलिसी चेंज करते हो कि 100 सेकंड्स के बाद बेसिकली इंटरप्ट ऑकर नहीं होनी चाहिए, 200 सेकंड्स के बाद इंटरप्ट ऑकर होनी चाहिए, तो टाइमर बेसिकली उसी तरह उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। तो बाज़ औक़ात पॉलिसी और ये जो प्रिंसिपल है कि पॉलिसी और मैकेनिज्म को सेपरेट रखना है, ये काफी वर्कआउट करता है आपके डेवलपमेंट में और आपके डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इम्प्लीमेंटेशन, जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम से रेलेवेंट आप इम्प्लीमेंटेशन करते हो या ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे सॉफ्टवेयर को आप इम्प्लीमेंट करने जाते हो, तो आपके पास मल्टीपल लैंग्वेजेस अवेलेबल है। आप असेंबली लैंग्वेज यूज करते हो, देन सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अल्गोल यूज करते हो, PL1 भी यूज होती है, C++ भी आप यूज करते हो। बाज़ औक़ात जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे होते हो तो आप मल्टीपल लैंग्वेजेस की सपोर्ट लेते हो। लोवेस्ट लेवल पे आप असेंबली लैंग्वेज यूज करते हो क्योंकि आपको हार्डवेयर से हेल्प लेनी होती है। मेन बॉडी जो आपको लिखनी होती है वो C में लिखते हो, सिस्टम प्रोग्राम्स आप C++ में लिखते हो, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस मोस्टली आप पर्ल, पाइथन, शेल स्क्रिप्ट्स में लिखते हो। तो बाज़ औक़ात आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस की सपोर्ट लेनी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ह्यूज प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर की बात अगर हम की जाए तो हम करें तो एक हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर होता है। MS-DOS आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो, हर विंडो के साथ अवेलेबल है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। अगर आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरफ जाओ तो यूनिक्स का स्ट्रक्चर अगर DOS के साथ आप कंपेयर करो, इट्स मच मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू DOS। अगर आप लेयर्ड स्ट्रक्चर की तरफ जाओ तो डेफिनेटली आपने लिनक्स के एनवायरनमेंट में जाना है, विंडोज के एनवायरनमेंट में जाना है। अगर आप मैकिन्टॉश की बात करो तो फिर माइक्रो कर्नल से रेलेवेंट हमने डिस्कशन करनी है। वन बाय वन इन्हें डिटेल से डिस्कस करते हैं। अगर हम यूनिक्स का देखें तो यूनिक्स, ओरिजिनल यूनिक्स जो है वो मोनोलिथिक इन स्ट्रक्चर है। मोनोलिथिक स्ट्रक्चर आपको क्या कहता है? लिमिटेड बाय हार्डवेयर फंक्शनैलिटी, लिमिटेड नंबर ऑफ फंक्शनैलिटीज इसमें अवेलेबल हैं। द ओरिजिनल यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैड लिमिटेड स्ट्रक्चरिंग। आपके पास दो सेपरेबल पार्ट्स होते हैं, एक सिस्टम प्रोग्राम से रेलेवेंट पार्ट होता है और एक कर्नल से रेलेवेंट पार्ट होता है। कर्नल में आपके के सारे सिस्टम कॉल्स हो गए, रूटीन्स हो गए जो स्केड्यूलिंग से रेलेवेंट, मेमोरी मैनेजमेंट से रेलेवेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्तलिफ सर्विसेज से रेलेवेंट आपके डिसीजंस ले रहे होते हैं। उसके बाद अगर आप ट्रेडिशनल यूनिक्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो एक तो यूजर का लेवल है, उसके बाद शेल का इंटरफेस आ जाता है। ये सारे के सारे सिस्टम कॉल्स हैं जो कि कंबाइनली कर्नल के पोर्शन में आपके सिस्टम कॉल्स के इंटरफेस के नीचे बेसिकली अवेलेबल हैं, जो कि आपको सिग्नल्स टर्मिनल से रेलेवेंट, हैंडलिंग से रेलेवेंट, फाइल सिस्टम से रेलेवेंट, इनपुट आउटपुट ब्लॉक स्वैपिंग से रेलेवेंट, वर्चुअल मेमोरी से रेलेवेंट, टर्मिनल ड्राइवर से रेलेवेंट, पेज रिप्लेसमेंट से रेलेवेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इट्स नॉट अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, ये लेयर्ड स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ तमाम की तमाम फंक्शनैलिटीज अगर आप सिस्टम कॉल इंटरफेस में देखें तो कंबाइनली अवेलेबल है। यहाँ अलग-अलग मॉड्यूल्स अवेलेबल नहीं है, तो इसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, ये इतना फ्लेक्सिबल नहीं है। दैट्स वाई इसे ट्रेडिशनल अप्रोच कहा गया है। इट्स मच मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू दी लेयर्ड स्ट्रक्चर के साथ या मॉड्यूलर स्ट्रक्चर के साथ अगर आप इसे कंपेयर करें। उसके बाद अगर आप लिनक्स सिस्टम स्ट्रक्चर की बात करें तो आपके पास मॉड्यूलर डिजाइन, मोनोलिथिक है लेकिन मॉड्यूलर डिजाइन आ जाता है। मॉड्यूलर डिजाइन में आप सिस्टम कॉल का इंटरफेस देखें तो वो तमाम की तमाम फंक्शनैलिटी अब अलग मॉड्यूल्स में अवेलेबल है। चाहे आप CPU स्केड्यूलर को देखें, मेमोरी मैनेजमेंट को देखें, TCP/IP से रेलेवेंट फंक्शनैलिटी देखें, ब्लॉक डिवाइसेस से रेलेवेंट देखें, कैरेक्टर डिवाइसेस से रेलेवेंट देखें, अब ये अलग मॉड्यूल्स बने हुए हैं। जब ये मॉड्यूल्स बन जाते हैं, एक मॉड्यूलर डिजाइन आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो आप इजीली तमाम मॉड्यूल्स को सेपरेटली उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। उसकी मेंटेनेंस बहुत इजी हो जाती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इजी हो जाती है और प्रोसेसेस आपके पास बहुत फास्ट हो जाते हैं एज कंपेयर टू अगर हम ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर की बात करें।
लेयर्ड स्ट्रक्चर में हमारे पास डेफिनेटली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपको लेयर्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। आपके पास हार्डवेयर की लेयर हो, अगर हम यूजर की लेयर से, आपके पास यूजर की लेयर है, फिर एप्लीकेशन लेयर की, फिर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर है, लास्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर, यहाँ कर्नल भी अवेलेबल है, यहाँ मैं सिस्टम कॉल से रेलेवेंट इंटरफेस भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, और लास्ट में आपके पास हार्डवेयर की। तो एक लेयर्ड आर्किटेक्चर आपके पास अवेलेबल है, एक मॉड्युलैरिटी आपको दी गई है। तो डेफिनेटली हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब आपको मॉड्युलैरिटी प्रोवाइड की जाती है और लेयर्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है तो आपके काम ऑलरेडी बहुत इजी हो जाते हैं। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आए होंगे, ये कंसेप्ट्स आपको समझ आए होंगे। इन केस अगर कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।